मध्यकालीन हिंदी कविता। सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक तरफ दिल को छू लेने वाली भक्ति है, तो दूसरी तरफ दिमाग को हैरान कर देने वाली कारीगरी। आज हम इसी दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि यहाँ भावना, कला और खूबसूरती का संगम आखिर हुआ कैसे। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी कविता की असली ताकत क्या होती है? वो एहसास जो हमारे अंदर जागता है, या फिर वो कला, वो कारीगरी जिससे उसे बनाया गया है? मतलब कि भाव ज्यादा जरूरी है या रूप? यही वो एक सवाल है जो हमें सीधे हिंदी साहित्य के दो सबसे बड़े युगों के बीच ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कविता की इस कारीगरी को ही समझ लेते हैं। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, हम एक तरह से एक पूरी इमारत को देख रहे होते हैं। और उस इमारत की नींव, उसकी दीवारें और उसकी सजावट, बस उसी को काव्य शिल्प कहते हैं। तो ये काव्य शिल्प है क्या चीज? देखिए, इसे किसी कवि का टूल बॉक्स मान लीजिए। ये वो पूरा ढांचा, वो डिजाइन है जिसका इस्तेमाल करके एक कवि अपने अंदर की भावनाओं और अनुभवों को शब्दों की एक खूबसूरत शक्ल देता है। अच्छा, तो इस टूल बॉक्स में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें होती है सही भाषा और सही शब्दों को चुनने की कला, कविता को एक संगीत देने वाला छंद और लय, फिर उसे सजाने संवारने वाले अलंकार, और उसमें जान डालने वाला रस यानी इमोशन, और हाँ, हमारी कल्पना को जगाने वाले प्रतीक और बिंब। ये सारे औजार मिलकर ही एक कविता को बनाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मध्यकाल में कवियों ने इन्हीं औजारों का इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग अलग मकसद से किया, और बस यहीं से हमारी कहानी दो रास्तों पर बढ़ जाती है, जो हमें दो अलग अलग जमानों में ले जाएगी। एक है भक्तिकाल और दूसरा है रीतिकाल। और इन दोनों युगों में जो सबसे बड़ा फर्क था, वो था उनके लक्ष्य का। भक्ति काल के लिए कला एक जरिया थी, एक माध्यम, जिसका मकसद था दिल की बात यानी भक्ति को लोगों तक पहुंचाना। वहीं रीतिकाल के लिए कला खुद ही मंजिल थी। उनका लक्ष्य था ये दिखाना कि देखो, कविता कितनी कलात्मक, कितनी सजी धजी हो सकती है। ये फर्क हमें उनकी भाषा में भी साफ साफ दिखता है। भक्ति कवियों ने जानबूझकर आम लोगों की भाषा को चुना, जैसे कि अवधी और ब्रज, ताकि उनका संदेश हर किसी के दिल तक पहुंच सके। दूसरी तरफ रीति कवियों ने बहुत ही शास्त्रीय और सजी हुई भाषा का इस्तेमाल किया, जो उनके दरबारी ज्ञान और कला का एक तरह से प्रदर्शन करती थी। अलंकारों के इस्तेमाल में भी यही सोच नजर आती है। भक्तिकाल की कविता में अलंकार ऐसे आते थे जैसे किसी पौधे पर फूल, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, जो भावना को और सुंदर बना दें। लेकिन रीतिकाल में अलंकार एक तराशे हुए गहने की तरह थे, जिन्हें बड़ी मेहनत से सोच समझकर कविता को सजाने और अपनी कलाकारी दिखाने के लिए लगाया जाता था। चलिए अब जरा भक्तिकाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां पर कविता का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भक्ति। भक्तिकाल का मूल मंत्र बस यही था कि शिल्प यानी कला हमेशा भाव के पीछे पीछे चलेगी। पहले दिल में भावना आएगी, फिर कला उसे संवारने के लिए आएगी। मतलब कला यहां पर सेवक है, मालिक नहीं। तो फिर भक्ति कविता की शैली कैसी थी? सीधी सी बात है, उसकी भाषा सरल थी ताकि हर कोई उसे समझ सके। अलंकार ऐसे थे मानो सीधे दिल से निकले हों, उनमें कोई बनावट नहीं थी। छंद भी लोक संगीत से लिए गए थे, जैसे दोहा और चौपाई, जिन्हें लोग आसानी से गा गुनगुना सकते थे। और इन सबका मकसद था मन में भक्ति और शांति का भाव जगाना। और इस धारा को हमेशा के लिए अमर बना दिया कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे महान कवियों ने। उनकी कविताएं आज भी इस बात का सबूत हैं कि सच्ची भावना को किसी दिखावे या भारी भरकम कला की जरूरत नहीं पड़ती। अब चलते हैं रीतिकाल की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां कविता का पूरा मिजाज ही बदल गया था। यहां भक्ति की सादगी की जगह ले ली थी कला की महारत और दिमागी कारीगरी ने। रीतिकाल का फलसफा भक्तिकाल से एकदम उल्टा था। यहां कला या शिल्प ही कविता का असली मकसद था। कविता लिखी ही इसलिए जा रही थी ताकि कवि अपनी कला का, अपनी काबिलियत का एक शानदार प्रदर्शन कर सके। तो रीति कविता की पहचान क्या थी? वो अलंकारों से लदी होती थीं। उसमें कवित और सवैया जैसे मुश्किल और नियमों में बंधे छंदों का इस्तेमाल होता था, जिससे कवि का हुनर साफ झलकता था। और क्योंकि ये कविताएं अक्सर राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए लिखी जाती थीं, इनका मुख्य विषय होता था श्रृंगार यानी प्रेम और सौंदर्य, या फिर वीरता। इस युग के महारथी थे बिहारी, देव और पद्माकर जैसे कवि। ये अपनी कमाल की तकनीकी कुशलता के लिए जाने जाते थे। उनकी कविताएं किसी जौहरी के काम की तरह एकदम बारीक और चमकदार होती थीं।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों शैलियों को आज कैसे देखें, इनकी विरासत क्या है और साहित्य के बड़े बड़े जानकार इनके बारे में आखिर सोचते क्या हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल की इस कलाबाजी से कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें ये सब कुछ बनावटी यानी कृत्रिम लगता था, क्योंकि इसमें भावना से ज्यादा ध्यान सजावट पर जो था। लेकिन वक्त के साथ नजरिया भी बदलता है। आज के आलोचक इसे एक अलग नजर से देखते हैं। उनका मानना है कि रीतिकाल की कविता बनावटी नहीं थी, बल्कि वो उस जमाने की अपनी एक अलग सोच, एक अलग सौंदर्य बोध का नतीजा थी। वो लोग कला के लिए कला में विश्वास रखते थे। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में निकालना हो तो वो बस इतना सा है। भक्ति काल के लिए कला एक गाड़ी की तरह थी जो भावना की मंजिल तक ले जाती थी, जबकि रीतिकाल के लिए वो सजी धजी खूबसूरत गाड़ी ही खुद मंजिल थी। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर आके खत्म होता है कि कला का असली मकसद क्या होना चाहिए। दिल की सच्चाई को बयान करना या फिर बेजोड़ खूबसूरती की रचना करना, सत्य या सौंदर्य। भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों ने अपने अपने जवाब इतिहास में दर्ज कर दिए हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज इस